खबरों की कई लेयर्स होती हैं और लेयर्स के बीच में दबी होती है वो सच्चाई जिसे एनालाइज कर कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक अहम पड़ाव चुनाव का खत्म हुआ है, यानी कि तीसरे चरण के मतदान के बाद अब यह कहा जा सकता है कि तकरीबन 260 से भी ज्यादा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके साथ ही देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की इस प्रक्रिया में कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भारत। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उछल रहा है, जो कि चौथे चरण में बड़ा होने जा रहा है, वो है आरक्षण। आरक्षण में भी मुस्लिम आरक्षण, धर्म आधारित आरक्षण। क्या धर्म आधारित आरक्षण भारत में किया जा सकता है? क्या मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया है और आगे भी दिया जा सकता है? क्या ऐसा होना अपने आप में नैतिक तौर पर सही है? क्या पिछड़ेपन की मिसाल जाति, उसी में मुस्लिम को भी जातियों में बांटकर आरक्षण दिया जा सकता है? ये तमाम मुद्दे हैं जो अब चर्चा का विषय बन चुके हैं लोकसभा के इस चुनाव के दौरान, और उस पर तफसील से आपको बताएंगे कि दरअसल आरक्षण का ये गड़बड़ झाला और खेल है क्या। फिर हम बात करेंगे तीसरे चरण के मतदान की, जो कि संपन्न हुआ है, और उसके साथ ही कई दिग्गज नेता जिनकी किस्मत भी आज फैसले के साथ बंद हो गई ईवीएम में। लेकिन जिस तरह से 260 से भी ज्यादा सीटों पर अब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो यानी कि आधा मतदान खत्म हो चुका है सीटों को लेकर। कहां कैसे बात आगे बढ़ रही है और अगले 4 चरण में क्या क्या रणनीति हो सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। फिर हम बात करेंगे चौथे चरण की। जी हां, आज तीसरा चरण समाप्त, तो अब चौथे चरण की चर्चा करनी होगी। 93 सीटें हैं जिसमें चौथे चरण में मतदान होना है। इस चौथे चरण में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर पाती है, कांग्रेस और उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां कहां अपने आप को खड़ा पाएंगी, क्या लो वोटिंग परसेंटेज तमाम राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब बनेगा, इस पर करेंगे चर्चा। और आखिर में आज हम बात करने जा रहे हैं इजरायल ने हमास के युद्ध के इस पूरे मामले पर बीते 7 महीने में कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन सीज फायर का जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, जिसमें हमास ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके साथ साथ उम्मीद थी कि पैलेस्टीन और इजरायल के बीच में जो युद्ध जैसी परिस्थिति है उससे छुटकारा मिलेगा, इजरायल ने उससे दरकिनार करते हुए राफा पर एक बार फिर हमला किया है। आखिरकार क्या हो रहा है? क्या इसकी वजह से पूरे मध्य एशिया में युद्ध का खतरा और बढ़ता चला जाएगा? क्या तमाम और देश इसकी जपत में आने जा रहे हैं? और क्या इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक होगा? इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण जिसकी आग अब हम सबों को किसी न किसी तरीके से इस चुनाव के दौरान झुलसाने लगी है, और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही तीसरे चरण के मतदान के खात्मे के साथ एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और यह ट्रेंड शुरू किया लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के सबसे बड़े नेता ने। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देश में दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उनका अधिकार बनता है। 4% आसपास मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभी तक देश में बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर सकती है। यह विपक्ष का बड़ा दावा था। कई मंचों से राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता ने यह दावे किए। इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म आधारित राजनीति और धर्म आधारित आरक्षण को संविधान संगत नहीं पाती है, इसलिए इसका विरोध करेगी। लेकिन अब बात निकल कर आ रही है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देना चाहिए, और यह बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने कही है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे उनकी मंशा स्पष्ट है। MY समीकरण को अब जो आगे के चरण बचे हैं बिहार के, उसके लिए मजबूत करना, ताकि आरजेडी और कांग्रेस कंबाइन को इसका फायदा मिले। लेकिन क्या देश की राजनीति को धर्म आधारित आरक्षण की बेदी पर बलि चढ़ाया जा सकता है? लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, देखिए पहले। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं।
ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल रही है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुसलमानों को, यह कहना है लालू प्रसाद यादव का। अब इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, हर किसी ने हर मौके पर आज मुसलमान आरक्षण के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर आज जनता के सामने अपनी क्या राय सामने रखी। चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस मुद्दे पर मुखर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को सामने रख ही रहे, लेकिन आरएसएस समेत एनडीए के तमाम नेता भी लालू प्रसाद यादव की प्रस्तावना, जिसमें कि मुसलमान आरक्षण को लेकर सामने बातें रखी गई हैं, उसे तुष्टिकरण की राजनीति बता रही है। आइए आपको दिखाते हैं इंद्रेश कुमार ने क्या कहा है। लालू यादव जी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे अफसोस है लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। समाज को गुमराह करने वाले ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि वह बोलते हैं, मीडिया उसको उठाता है, उनको ये लगता है कि इस तरह के हल्के, असत्य, असंवैधानिक, अमानवीय और भावनाओं को आहत करने वाले बयान दूंगा तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। संघ परिवार की तरफ से भी बयान बिल्कुल स्पष्ट है कि ये या इस तरह के मुद्दे भावनात्मक हैं, इन्हें उड़ाने से तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा मिलता है और इससे देश की राजनीति में और ज्यादा जहर घोला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले पर मुस्लिम समाज को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपको समाज में महसूस होती है तो उसका कारण क्या है? सरकार की व्यवस्थाओं का फायदा कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? इस पर विचार करना चाहिए। क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार नहीं हुए? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पर हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह प्रस्तावना और मुस्लिम समाज के सामने यह प्रश्न अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर खड़ा होता है। इन सवालों को अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या भारत में धर्म आधारित आरक्षण को कहीं भी संविधान में कोई जगह दी गई है? अगर इसके बारे में कहीं कोई चर्चा है तो है या नहीं, इसके बारे में क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का जवाब बड़ा ही स्पष्ट है साहब। भारतीय संविधान में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि देश में किसी भी पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए धर्म आधारित आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, भारतीय संविधान के आधार पर यह बात स्पष्ट तौर से कही गई है कि किसी भी आधार पर पिछड़ेपन को दूर करने के लिए धर्म बेस्ड आरक्षण को जगह नहीं दी गई है। संविधान में क्या लिखा गया है? संविधान में कहा है स्पष्ट तौर से,
जाति, धर्म, भाषा या किसी भी अन्य सांप्रदायिक विचार के आधार पर किसी भी भेदभाव को संविधान के तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। संविधान इस पर नकेल कसता है। संविधान की यह लाइन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है उन तमाम लोगों के लिए जो आज धर्म बेस्ड आरक्षण की बात हमारे देश में कर रहे हैं, और यह महज चुनाव जीतने के लिए है, इसके अलावा इसका कोई आधार नहीं है। भारत में आरक्षण की सुविधा आर्थिक और सामाजिक वर्ग को दी गई है जो कि वंचित है सदियों से। कृपा करके नोट कीजिएगा, आरक्षण का आधार क्या है हमारे देश में? आरक्षण का आधार सामाजिक वंचित लोग, सामाजिक वंचित वर्ग और आर्थिक पिछड़ेपन को माना गया है। इसकी व्यवस्था, इसकी जगह संविधान में दी गई है। लेकिन मुस्लिम आरक्षण को किसी भी तरीके से संविधान में जगह नहीं दी गई है। इसके बावजूद साहब, इसके बावजूद हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं आज जहां पर मुस्लिम आरक्षण व्यवस्था के तौर पर दी गई है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह क्या है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था के तहत राज्य को आरक्षण देने का अधिकार होता है। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को पिछड़े वर्ग का दर्जा देकर आरक्षण दे सकती हैं। यह राज्य का अधिकार है। 2 लिस्ट होती है साहब आरक्षण की। पहली लिस्ट होती है राज्य में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की और ओबीसी लिस्ट होती है, और उसके बाद केंद्र की अपनी एक अलग ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लिस्ट होती है, कास्ट बेस्ड। जिस राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी तबके का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उस तबके को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के पास यह अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है। अब आइए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान की इसी आजादी का फायदा उठाकर देश के कई राज्य सरकारों ने मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उन्हें आरक्षण का लाभ दिया है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे सही हो सकता है? बिल्कुल सही है साहब, यह बात सही है। मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर मुसलमान जाति के तौर पर प्रदर्शित कर कर उन्हें आरक्षण दिया गया है, और यह कहते हुए कि ये पिछड़ी जातियां हैं। किन किन राज्यों में ऐसे आरक्षण के प्रावधान हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य के द्वारा किया गया है। एक बार फिर मैं लिस्ट पढ़ता हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है साहब कि जब धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में है नहीं, तो ऐसे में किस आधार पर मुसलमानों को, मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया है? यहीं पर खेल है। खेल यह है कि मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया है, यानी कि मुसलमानों के भीतर भी जातीय आधार बनाया गया है। अब इसकी प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, कैसे जाति को आरक्षण का आधार बनाया गया, यह आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त यह मसला उठा कि आरक्षण देने का आधार क्या होगा साहब। तब बाबा भीमराव अंबेडकर और उसके साथ साथ कई आरक्षण के जो पैरोकार थे, उन्होंने इस बात की जोरदार पैरोकारी की कि इस देश में सदियों से जातीय आधार पर भेदभाव होता रहा है। एक वर्ग है जो कि समर्थ वर्ग है, एक वर्ग है जो पिछड़ा रहा है और सदियों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है, और यह जातीय आधार पर है। इसलिए भारत में अगर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण न दे सकें तो उसका सबसे अच्छा पैमाना जातीय आधार है, क्योंकि जो पिछड़ी जाति है वो सदियों से पिछड़ी है, संसाधन पर उसका अधिकार कम है, प्रशासन में उसका प्रतिनिधित्व कम है। ऐसे में पिछड़ी जातियों को आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा माना गया, और इसी आधार पर देश में जातीय आधार पर आरक्षण की बात कही गई, क्योंकि जातीय आधार पर ही पिछड़ेपन को डिफाइन किया गया। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इसमें ओबीसी आरक्षण आया। ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन के बाद आया,
जिसमें यह पाया गया कि जो ओबीसी कास्ट हैं उनमें भी जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए आरक्षण दिया जाए, 27% आरक्षण। यहीं से गेम शुरू हुआ और गेम यह निकला कि कई राज्यों ने अपने राज्य में यह पाया कि जो मुस्लिम जातियां हैं, मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। अब यह बात किस तरीके से सही हुई, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को आरक्षण दिया, ओबीसी श्रेणी में 4% आरक्षण, जिससे बाद में बढ़ाकर 12% कर दिया गया और यह आरक्षण मुस्लिम जातीय आधार पर था। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश में 1994 में के विजय भास्कर रेड्डी की सरकार आई, मुसलमान को ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश से रिजर्वेशन लागू नहीं करने दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया और ओबीसी आयोग ने मुसलमान जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। साथ 2004 में आंध्र प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार ने 56 दिनों के अंदर मुसलमानों को 5% आरक्षण दे दिया। हाई कोर्ट के आदेश को गैर संवैधानिक बताया। 2005 में इस आदेश को फिर खारिज किया गया। 2007 में कांग्रेस की सरकार ने फिर से 4% मुस्लिम आरक्षण ओबीसी कैटेगरी में रखा। आंध्र प्रदेश में लागू इस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में 4% ओबीसी कैटेगरी में से मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया है। तमिलनाडु में भी धर्म के आधार पर आरक्षण न देने की व्यवस्था के बावजूद आरक्षण दिया गया है। यहां पर मुसलमानों और ईसाइयों को 3.5% आरक्षण दिया गया है ओबीसी के तहत, और कहा गया है कि ओबीसी मुसलमान और ईसाई जाति हैं जिनको आरक्षण दिया गया है। कर्नाटक में भी कर्नाटक के मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है, इन्हें भी ओबीसी कैटेगरी से दिया गया है। केरल में भी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण की सुविधा दी गई है। 10% थी पहले, इसे अब बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। यानी कि ओबीसी कैटेगरी के 27% में से 12% सीटें मुस्लिम ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। पश्चिम बंगाल में आरक्षण देने के लिए मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में जोड़कर जो किया गया है वो अपने आप में जबरदस्त है। आपके सामने इसका आंकड़ा रखते हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी की 2 कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में जो वर्ग आता है उसमें 81 जातियों को शामिल किया गया है, और कैटेगरी में ही में जिसमें से 73 जातियां मुसलमान जातियां हैं। मैं इसका खुलासा करूंगा आपके सामने कि इसका क्या मतलब निकल कर आता है। तो यह बताता है आपको कि क्या स्थिति है। कैटेगरी बी में 98 जातियां हैं, उसमें 45 मुसलमान जातियां हैं। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी अगर आप देखें तो 173 ओबीसी कैटेगरीज जो जातियों की मानी गई है उसमें से 87% मुसलमान ओबीसी जाति है। अब आप कहेंगे कि ये मुसलमान ओबीसी जाति कहां से आती है? यही सवाल मेरा है उन तमाम लोगों के लिए जो आज मुस्लिम आरक्षण को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जरा यह बताइए कि क्या इस्लाम में जाति प्रथा है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हिंदू समाज में जाति प्रथा आज से नहीं अनादिकाल से चलता आ रहा है। जाति प्रथा की कुव्यवस्था की वजह से पिछड़े वर्गों को सदियों का दंश झेलना पड़ा, जिसे दूर करने के लिए संविधान के तर्कसंगत आरक्षण की प्रावधान किया गया जो जाति से जोड़ा गया। लेकिन इस्लाम में जाति का कोई प्रावधान नहीं है। कहीं भी अगर कोई कुरान में इसके बारे में लिखी कोई टिप्पणी दिखा दे तो मैं मान जाऊं। बौद्ध धर्म में जातीय प्रावधान नहीं है, जैन धर्म में जातीय प्रावधान नहीं है, सिख धर्म में जातीय प्रावधान नहीं है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब जातीय प्रधान इस्लाम में है ही नहीं, प्रथा है ही नहीं, तो ओबीसी मुस्लिम जाति कहां से आ रही है साहब? इसका जवाब है क्या किसी के पास? क्या यह संभव है कि ओबीसी मुसलमान इस देश में हो सकते हैं? अदर बैकवर्ड कास्ट है ही नहीं इस्लाम में, तो यहां पर जातीय आधार पर किस तरीके से चीजें सामने रखी जा रही हैं? इसी बात पर अब सवाल खड़ा होता है कि जो आज देश में चल रहा है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है।
जब आप ओबीसी आरक्षण में से 4% से लेकर 10%, 12% तक मुस्लिम ओबीसी जात के लिए सुरक्षित रखते हैं, तो आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस धर्म में जाति प्रथा है नहीं, वहां जातीय आधार पर आरक्षण की बात कहां हो सकता है। अब इसके साथ साथ जो अगला बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आज जब हम धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो क्या हम देश को एक बार फिर 100 साल पीछे नहीं ले जा रहे, जहां 1909 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान देश को धर्म के आधार पर बांटने के लिए इलेक्टोरल वोट्स अलग किए गए थे, इलेक्टोरल मैंडेट्स याद है आपको। इस पूरे आधार पर यह बताया गया था कि जहां जहां जिन जिन प्रांतों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वो मुसलमानों के लिए रिजर्व रहेगी, वहां का प्रतिनिधित्व मुसलमान करेगा। जहां जहां हिंदू बहुल है, वहां हिंदू अपना प्रतिनिधित्व करेगा। सेलेक्टेड इलेक्टोरेट, इसी को हम कहते हैं। और यह प्रथा 1909 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लागू की गई थी, जो आगे चलकर 1940 में भारत के विभाजन का मूल आधार बना था कि अगर हम अपने आप को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अगर मुसलमान मुस्लिम बहुल इलाके में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे रहने के लिए अपनी जमीन चाहिए। और इसी आधार पर पाकिस्तान की परिकल्पना 1942 के बाद से शुरू हुई थी। एक बार फिर जब हम मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं और मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, तो उसी आधार पर आप लोकसभा और विधानसभा में सीटों को आरक्षण देने की बात भी कहेंगे, यानी कि फिर से धर्म आधारित रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। और 1909 के तर्ज पर एक बार फिर भारत में हिंदू और मुसलमान रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। अगर हम रिप्रेजेंटेशन अलग करेंगे तो क्या देश का बंटवारा एक बार फिर करेंगे? यह सवाल आज पूरे देश के सामने है। आज जब हम धर्म आधारित आरक्षण की बात करते हैं, तो हम देश के एक और बंटवारे की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यह पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि जब आप ओबीसी के साथ साथ ईबीसी की बात करते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस, ईबीएस, तो इस आधार पर इस 10% के रिजर्वेशन में वो तमाम लोग आते हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नहीं है। इस आरक्षण में मुसलमानों को भी उतना ही लाभ मिलता है जितना सिखों को मिलेगा, जैन को मिलेगा, या फिर अपर कास्ट हिंदू को मिलेगा। ऐसे में अलग से धर्म आधारित आरक्षण की देश को आवश्यकता है या नहीं, इसका विवेक मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक बार फिर 1909 के रास्ते पर चल रहे हैं साहब। यह देश के लिए खतरनाक हो सकता है। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर, आज हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण के मतदान की। 543 सीटों में से 283 सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला जनता ने तय कर दिया है। वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इसमें गुजरात सहित 19 राज्यों में जो चुनावी प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। मसलन राजस्थान सभी सीटों पर मतदान हो गया, गुजरात, छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर, कर्नाटक की सभी सीटों पर, केरल, तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, असम, गोवा, दादरा नागर हवेली, दामन दीव, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तीसरे दौर के मतदान के साथ। तीसरे दौर के मतदान में अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर 93 सीटों पर 61% वोट शेयर अभी तक आता हुआ दिखाई दिया, पोल परसेंटेज आता हुआ दिखाई दिया है। इनमें से अगर हम देखें तो अगर 2019 के आंकड़े देखें तो 69% पोल परसेंटेज था, जो कि 93 सीट्स पर 2019 में था, और अभी 61% के आसपास आ रहा है, यानी कि 8% कम की बात है। हो सकता है कि चुनाव आयोग जब अपना फाइनल डेटा सामने निकाले तो ये गैप थोड़ा और ब्रिज होता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें कहां कहां दिक्कतें हैं? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जहां आज मतदान हुआ, वहां पर पोल परसेंटेज 55.13% था, जो कि 60% 2019 में था। कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हुआ, 66.86% पोलिंग हुई, यहां पर 69% पोलिंग 2019 में हुई थी। गुजरात के 25 सीटों पर मतदान, 55.23% यहां पर वोट शेयर अभी तक निकला है, जो वोट परसेंटेज निकला है, जो 64.4% था। ये आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं। चुनाव आयोग फाइनल आंकड़ा भी जारी करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतदान प्रतिशत में थोड़ी कमी आती दिख रही है। चुनाव आयोग के डेटा से यह सब कुछ ज्यादा स्पष्ट होता दिखाई देगा।
मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के मुकाबले तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत ज्यादा अच्छा दिखता है। 9 सीटों पर 62.82% वोट शेयर अभी तक आया है, वोट परसेंटेज अभी तक आया है, जो कि 66 के आसपास था। इसी आधार पर वोट परसेंटेज है। लेकिन जो एक स्टेट है जिस पर गौर करना है वो है बिहार। बिहार की 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक 56.55% वोटिंग हुई है, जो कि 2019 में 61.25% थी। यानी कि चुनाव आयोग का डेटा आते आते बिहार का यह डेटा काफी आगे बढ़ सकता है और उम्मीद यही की जा रही है कि बिहार में अभी तक जो मतदान को लेकर उदासीनता दिख रही थी, शायद वो उदासीनता खत्म होती दिखाई दे रही है। इस पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो तीसरे चरण के इस पूरे चुनाव प्रचार में कई मुद्दे सामने आए हैं और इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लोगों को ध्यान देना होगा, निगाह होगी। जैसे कि गांधीनगर, अमित शाह यहां से उम्मीदवार हैं, मैनपुरी डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार हैं, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से उम्मीदवार हैं, अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से हैं। यह चुनाव 13 मई को होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से इस बार उम्मीदवार हैं, उनके मतदान का आज प्रकरण पूरा हुआ। सुप्रिया सुले बारामती से इस बार उनकी किस्मत लॉक हो चुकी है। यूसुफ पठान अभी बहरामपुर से है, उनका अभी फैसला होना बाकी है। अब तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हुए हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए और पाने के लिए क्या क्या है। 93 सीट्स में से 2019 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिली थी, 2014 में 66 सीटें मिली थी, 2019 में 46 सीटें मिली थी। यानी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 93 में से 71 सीट हासिल कर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को सामने रखा था। अब चुनौती है 2024 में इससे भी बेहतर करने की। वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2019 में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, 14 में 8 सीटें और 2009 में 24 सीटें मिली थी। कांग्रेस को अपने इस डिक्लाइन को, इस घटते वोट और सीट को संभालना होगा। यह कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो शिवसेना को 4 सीटें 2019 में मिली थी, जेडीयू एनसीपी को 3-3 सीटें मिली थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस मिशन 400 को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब कम से कम जो 81 सीट्स हैं उसमें 78 सीट्स पिछली बार मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी 93 सीट्स में और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके आधार पर अब जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो मतदान हुआ है वो अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इस बार इसमें जो है तीसरे चरण में जो मतदान हुए उसमें 11 सीटों पर आज मतदान हुए। इसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें थी, शिवसेना के पास 4 और एनसीपी के पास 3 सीटें थी। लेकिन अब यहां पर पूरे हालात बदल चुके हैं, समीकरण बदल चुका है। शिवसेना 2 फाड़ है, एनसीपी 2 फाड़ है, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने इलाके पे हैं। कर्नाटक की बात करें, 14 सीटों पर आज मतदान हुआ। कर्नाटक का मतदान इसी तरह खत्म हुआ। उत्तरी कर्नाटक का यह बेल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए समय हमेशा से मशहूर और उसके साथ साथ पावरफुल रहा है। लिंगायत वोट बैंक यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रहा है। लेकिन क्या लिंगायत वोट बैंक इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा? यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब हम 4 जून को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को हम यादव लैंड कह रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और उनके पूरे कुनबे का बहुत जबरदस्त दबदबा है। डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार हैं और अखिलेश यादव के परिवार के अन्य सदस्य भी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 10 में से 8 सीटें जीती थी 2019 में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों को रिटेन करने की कड़ी मेहनत यहां पर और चुनौती है। बिहार की 5 सीटें जिस पर आज मतदान हुआ है, सभी 5 सीटें एनडीए के पास थी, जिनमें से जेडीयू के खाते में 3 सीट थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी और जेडीयू को यहां पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। गुजरात हम सब जानते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। 2 बार 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से ली हैं। 60% से भी ज्यादा वोट परसेंटेज मिला था 2019 में भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में इस बार गुजरात में वोट मार्जिन क्या निकल कर आता है और क्या इस बार एक नया ट्रेंड सेट होता है गुजरात में, यह देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में से टीएमसी के पास 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास 1-1 सीटें थीं। जिन सीटों पर मतदान आज हुआ है ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खास करके मुर्शिदाबाद 70% मुसलमान आबादी है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद की किरण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार के जो मतदान के चरण हैं, इस तीसरे चरण से अगर हम 2019 के ट्रेंड की तुलना करें तो यहां से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का टेक ऑफ था।
पहले 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस एवरेज के तौर पर निकल कर आया था, लेकिन तीसरे चरण से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एक ऐसा टेक ऑफ लिया जिसने भारतीय जनता पार्टी के पूरे टैली को 303 पहुंचा दिया। क्या 2024 में तीसरे चरण से भारतीय जनता पार्टी अपने इसी लक्ष्य को साधने के लिए सीट टैली बढ़ाती दिखाएगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आइए बात करते हैं कि 13 मई के मतदान के लिए कैसे सभी राजनीतिक दलों ने आज से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। 13 मई को जो मतदान होने हैं उसमें 96 सीटों पर मतदान होंगे और 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश पर वोट होंगे। 1000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। चौथे चरण में दक्षिण के 2 प्रमुख राज्यों की सभी सीटों पर मतदान होगा। तेलंगाना की 17 सीटों पर, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर। यानी कि इसके साथ ही चौथे फेज के साथ ही दक्षिण भारत की सभी राज्यों की सभी सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होगा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। उड़ीसा और झारखंड की 4 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। हालांकि अभी चौथे चरण के चुनाव में 10 दिन का वक्त है, लेकिन सभी पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर कैसे बदला है? हमने आपको बताया था भारतीय जनता पार्टी ने पहले मोदी प्लस 3M, उसके बाद मोदी प्लस 4M, उसके बाद मोदी प्लस PCCB हम लेकर आए थे आपके सामने। अब लेकिन मुद्दा जरा अलग है। अब कोई शॉर्ट फॉर्म से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब मुद्दा है राम मंदिर का। चौथे चरण के मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को एक अहम मुद्दे के तौर पर सामने प्रस्तुत किया है। इसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं वो और कोई नहीं, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कही है। इस पूरे दौर को अंजाम देने के लिए या राम मंदिर पर चर्चा का विषय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दर्शन करने के साथ ही वहां रोड शो किया और इसके साथ ही राम मंदिर का मुद्दा बड़े पैमाने पर अब मानस के सामने रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी किसी और चीज की, बजाय इसके भारतीय जनता पार्टी के कि वो अब अपने लक्ष्य को राम मंदिर से जोड़ दे। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है? इसी को कहते हैं गियर शिफ्ट। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के चरण के लिए एक नए एजेंडे, एक नई पॉलिसी, एक नई नीति के साथ सामने आती है। तो इस बार 400 पार राम के लिए। अब जरा सोचिए, परिकल्पना अपने आप में कितनी जबरदस्त है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार की अपनी परिकल्पना को, अपनी सोच, अपने विचार को राम मंदिर से कैसे जोड़ा, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है साहब, राम मंदिर पर बाबरी ताला। और ये इसलिए क्योंकि आजादी के वक्त उस पूरे मामले पर, राम मंदिर प्रकरण पर कोर्ट केस चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने अपना ताला लगा रखा था। आजाद भारत ने भी राम मंदिर पर ताला लगा रखा, जो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही खुल पाया। उसे खोलने की कोशिश पहले भी हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पाठ तो खुलवा दिए थे, लेकिन जनता जनार्दन के दर्शन के लिए वहां पर दिक्कतें थीं और रामलला के पास कोई स्थायी स्थान नहीं था। आज रामलला के पास स्थायी स्थान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर संविधान के संशोधन से बदल दिया जाए तो यह संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता साहब। इस राग को छेड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार के नारे को और ज्यादा बुलंद कर दिया और इसके साथ साथ इसको जोड़ दिया धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने को लेकर भी। अगर धारा 370 संविधान के संशोधन और पार्लियामेंट के डिसीजन के आधार पर निष्क्रिय किया गया है
तो उसे दोबारा लादा भी जा सकता है सर। इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता, किसी न किसी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और अब कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब हर सभा में यह बात उभरेगी 400 पार इसलिए चाहिए ताकि आप संविधान न बदल दें, यानी कि गेम बदल दिया यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके साथ साथ आरक्षण का मसला, जो कि बीते 2 लोकसभा चुनाव के चरणों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, उसमें मुस्लिम आरक्षण को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि SC, ST, OBC आरक्षण का हिस्सा निकालकर धर्म आधारित आरक्षण की पैरोकारी विपक्ष और कांग्रेस कर रहा है। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, विपक्ष ने ही की। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया, उन्होंने ही मुस्लिम आरक्षण की बात कही। ऐसे में पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर और आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से बहुमत की आवश्यकता है। अब इस पूरे मामले में आप इस समीकरण को भी समझिए कि मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना और आंध्र की राजनीति में बड़ा दमखम रखते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, ये राज्य भी ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आरक्षण का रेजोनेंस कहीं ज्यादा है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी TDP ने आंध्र प्रदेश में यह दावा किया है कि 4% मुस्लिम आरक्षण वो देना चाहेंगे। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी घिर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार यह विरोध कर रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जातीय आधार पर तो आरक्षण सही है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, गेम जबरदस्त उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना गियर बदल लिया है। बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होने, जिसमें से 5 सीटें अभी TMC के पास हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। इन 8 सीटों पर हिंदू और मुसलमान वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है और ध्रुवीकरण की राजनीति का यहां काफी असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बंगाल को लेकर यहां पर काफी बड़े पैमाने पर बात हो सकती है। बिहार पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो मतदान होना है, उसमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, और इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी फैसला हो जाना है हैदराबाद में क्या होगा, तो कुल मिलाकर चौथा चरण का जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प और रोचक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके आगे बढ़ा पाती है या नहीं, ये सामने होगा। मुद्दे हमने आपके सामने रख दिए साहब। अब अगले 8-9 दिन तक इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी और इसका विश्लेषण हम आपके सामने करते रहेंगे। आइए आज की आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस बार हम बात करने जा रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की जो लगातार निर्मित हो रही हैं हमारे सामने, जिसका प्रभाव भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर पड़ने जा रहा है। और वो इस आधार पर जो गाजा पट्टी का जो पूरा समीकरण है, वैसे तो साहब ये 45 किलोमीटर लंबा है, 6 से 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के इस पूरे घमासान की वजह से, जिसकी शुरुआत हमास के आतंकी हमले से हुई, आज गाजा में फिलिस्तीनियों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। हमास और सहयोगी संगठनों ने फिलिस्तीनी जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर जो एक इंटरनेशनल प्रपोजल था ताकि युद्ध विराम को लागू किया जा सके, उसे स्वीकार कर लिया। और ऐसा माना जा रहा था कि अब जो मध्य एशिया के जो युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं उसमें काफी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इजराइल ने इस सीज फायर अग्रीमेंट को धता बताते हुए सीधे रफा पर हमला कर दिया है। और यह हमला अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य का एक सबब है, और वो इसलिए क्योंकि रफा पर हमले के साथ ही जो एक रास्ता था जिसके जरिए ह्यूमैनिटेरियन एड फिलिस्तीनियों तक पहुंच रहा था, जो गाजा पट्टी पर अभी भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर शरणार्थियों के तौर पर रह रहे हैं, उनके रास्ते को अब रोकने की कोशिश इजराइल ने की है। यह एक छोटा सा इलाका है जो कि मिस्र से गाजा पट्टी को जोड़ता है, जो फिलिस्तीन को जोड़ता है, और यहीं से सारा रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन अब इसे भी पूरे तरीके से ध्वस्त करने पर इजराइल की फोर्सेस लग गई हैं। सीज फायर का न माना जाना, इजराइल का लगातार रफा पर हमला करना और उसके साथ साथ यहां पर अपने टैंक्स का इस्तेमाल करते हुए घुसपैठ के साथ साथ बड़े पैमाने पर हमला करना साबित करता है कि इजराइल किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है।
इजराइल ने दरअसल इसे बदले की कार्रवाई नहीं बल्कि धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया है और अपनी कब्जे की आने वाली जमीन को अपने कब्जे में रखने के लिए पूरी असॉल्ट चालू कर दी है। रफा में इस वक्त लाखों की संख्या में फिलिस्तीन है। यहां से वो बाहर पलायन भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उनके लिए बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये हमला जो रफा पर किया गया है इजराइल के द्वारा, ये अपने आप में न सिर्फ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि इसका दूरगामी नतीजा निकल सकता है। आप कहेंगे इससे भारत पर क्या असर पड़ता है, तो सबसे पहले भारत पर जो असर पड़े वो बताऊं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय रैमिफिकेशन बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया अब इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि इजराइल किसी की नहीं सुन रहा। वो सिर्फ और सिर्फ हर कीमत पर हमास के नाम पर फिलिस्तीन को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। वहां पर निरीह जनता पर बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। 35,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी के तौर पर अन्य देशों में रह रहे हैं और जिस तरीके से युद्ध की परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं, ईरान इसमें अब सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कई आतंकी संगठन अब इजराइल के खिलाफ आग उगलने को तैयार हैं और मध्य एशिया में इजराइल को लेकर जो एक थोड़ी सिंपैथी थी वो लगातार कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट जोन बढ़ता दिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर बाधित है। तेल के उत्पाद पर भी इससे काफी असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ने की वजह से भारत जैसा देश जो कि बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर अब निर्भर करता है और हमारी जीवन की दिनचर्या इंपोर्ट पर बड़े पैमाने पर आधारित है, हमारे लिए दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि फॉरेन करेंसी में हमारा पेमेंट बढ़ता चला जा रहा है। भारत में भी इसका काफी इन्फ्लेशन प्रेशर है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जो भी नई सरकार 4 जून के बाद आएगी, उस सरकार को बदले हुए इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी आर्थिक नीतियों को एक नए आकलन के साथ सामने रखना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट को हम करने का, वित्तीय घाटा को कम करने की जो कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश में बहुत बड़ा झटका लगेगा और सरकारी खर्च बढ़ेगा, लोगों पर महंगाई का बोझ भी बढ़ेगा। इसे निपटाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि चीन और तमाम अन्य देश अब अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ साथ मध्य एशिया के सभी देशों से बात कर रहे हैं कि सुलह सफाई कीजिए, इस पूरे मामले को अब रफा दफा कीजिए। इसके साथ साथ एक और गतिविधि है और यह भारतीय मानसिकता के लिए बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा कि सोने की कीमत लगातार आसमान पर चढ़ती चली जा रही है। जरा सोचिए, साल भर पहले जो सोना 45,000 रुपए 10 ग्राम था, आज 70,000 रुपए पर 10 ग्राम बिक रहा है। और आप जानते हैं ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि युद्ध जैसी परिस्थिति आज जो पूरी दुनिया में है, जिसके लिए एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, 2 साल के आसपास होने को आ रहे हैं और मध्य एशिया में युद्ध की परिस्थितियां और गंभीर बनती चली जा रही हैं। इस बीच तमाम देश असुरक्षा के भाव से ग्रसित होकर सोना खरीद रहे हैं। तमाम देशों के सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं, भारत भी खरीद रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है और इसमें सबसे ज्यादा चीन ने अचानक से सोने की खरीद बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जो पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत ही चिंता का सबब है कि आखिरकार चीन क्या सोच रहा है। क्या चीन को ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई रेजोल्यूशन सामने आता नहीं दिखेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाएगा तो क्या इसकी हम परिणति तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, तमाम तरह की परिकल्पना है। तीसरा विश्व युद्ध अभी तक परिकल्पना है, लेकिन उसको हकीकत होने में वक्त नहीं लगता साहब। ऐसे में चीन का जो ये स्टेप है, जिसके जरिए चीन बड़े पैमाने पर सोने की खरीद कर रहा है, इसने दुनिया के सभी देशों के कान खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार चीन की प्लानिंग क्या है, क्योंकि चीन कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाता। ऐसे में सोने की कीमत जो लगातार आसमान पर चढ़ती चली जा रही है, उसका असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि अब जैसे शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है, गहने बनाने हैं, गहने की कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। आप अपने बच्चों को जो तोहफे दे सकते हैं, महंगाई बढ़ जाएगी साहब, उसके लिए आपको असर पड़ेगा। तो देखिए, जो खाड़ी युद्ध है, जिस तरीके से अभी ये युद्ध की परिस्थिति आगे बढ़ी है, ये हम सब की जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है और आने वाले दिन काफी मुश्किल हो सकते हैं। बस गनीमत इसी बात की रहे, तीसरे विश्व युद्ध का आगाज ना हो, अन्यथा हम कुछ ऐसे दिन देखेंगे जिसकी कल्पना अभी तक दुनिया ने नहीं